नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। साथ खास मेहमान जगदीप चोगर साहब मौजूद हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर आनंद जी मौजूद हैं। जगदीप चोगर साहब को जो थोड़ी से मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रोफेसर साहब जो हैं आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर इंचार्ज भी रह चुके हैं और साथ ही साथ में जो चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो पूरा मामला चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, यही मुख्य जो है याचिकार्ता रहे हैं और इनकी जो पूरी टीम ने जो है ये पूरी लड़ाई लड़ी है एक लंबे समय से। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इतने समय से जो लड़ाई चली है और आज जिस तरीके से विराम लग रहा है, हालांकि और भी हो सकता है कि आगे चल जाए लड़ाई। बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि अब इस फैसले के बाद क्या कुछ चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सर एक इतनी लंबी लड़ाई और आज इस लेवल तक आ गई है सर, क्या कुछ सर समझ में आ रहा है? देखिए, ये लड़ाई राजनीति में जो पैसा आता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए चल रही है और बहुत पहले से चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई थी 2017 में, इससे राजनीति चंदे में जो थोड़ी बहुत पारदर्शिता थी उसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो उस स्कीम को हटवाने के लिए हमने याचिका 2027 में दायर की थी और इसका फैसला फाइनली 15 फरवरी 2024 को आया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ये स्कीम असंवैधानिक है और उसको तुरंत फौरन इसको बंद कर देना चाहिए। तो 15 फरवरी से ये स्कीम बंद हो गई है। हमने तो सिर्फ इतनी ही याचिका की थी कि स्कीम को बंद कर दिया जाए, लेकिन मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने इसको आगे बढ़ाया और ये कहा कि स्टेट बैंक और जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाली एक इकलौती संस्था थी, उसको कहा कि आप अपने पास जितना आपके पास इसके बारे में ब्यौरा है कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे, कब खरीदे और किसने उन बॉन्ड को भुनाया और कब भुनाया, ये जानकारी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग को दे दें और चुनाव आयोग उसको अपनी वेबसाइट पे डाले। तो ये फैसला 15 फरवरी को हुआ था और ये कहा गया था कि 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये जानकारी चुनाव आयोग को देनी है। लेकिन 4 मार्च को स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की कि हमें हमें ये सूचना देने में क्षमा चाहता हूँ कि हमें ये सूचना देने में 3.5 महीने और लगेंगे। जी। तो उसकी फिर हमने उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका की कि ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 तारीख तक मांगा था उसको देने में इनको 3.5 महीने और लगेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की मानहानि है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में फिर हमारी याचिका पे गौर किया और स्टेट बैंक को काफी सख्त शब्दों में ये कहा कि आपको ये 3 महीने और ये सब की जरूरत नहीं है, आप 24 घंटे के अंदर अंदर ये केंद्रीय चुनाव आयोग को दीजिए। उन्होंने फिर ये वाकई में 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्रीय चुनाव आयोग की दी और केंद्रीय चुनाव आयोग को ये हिदायत थी कि वो आज की तारीख में 5 बजे तक इसको अपनी वेबसाइट पे लगा दे। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसको कल रात को 8 बजने से 5-7 मिनट पहले अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। और उस सूचना को लेके जो आप दिन भर देख रहे हैं कि सारे मीडिया में इस पे चर्चा है और सारे समाचार पत्रों में इस पे चर्चा है, क्योंकि ये बहुत गहरा मामला है और जो सूचना आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा सूचना है। उसके पूरे नतीजे निकालने में और पूरा सर्वेक्षण करने में काफी समय लगेगा। इसमें एक कमी रह गई थी कि जो हर एक बॉन्ड के ऊपर एक नंबर छपा होता है वो नहीं बताया था स्टेट बैंक ने। तो उसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कहा कि वो सोमवार को उस पर बातचीत करेंगे और अपना फैसला सोमवार को देंगे। तो ये सिचुएशन आज की तारीख में इस वक्त तक है और मैं समझता हूँ जैसे जैसे आप बात आगे बढ़ेगी और इसमें सूचनाएं निकल के आएंगी कि किस औद्योगिक घराने ने या किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा किस समय दिया, और अगर उसका फिर हम जांच करके और ये हिसाब लगाएं कि उसने जब चंदा दिया उससे देने से पहले या उससे देने के बाद
उस औद्योगिक घराने को या उस व्यक्ति को क्या फायदा हुआ। तो ये चीजें जितनी बाहर आएंगी उतना राजनीति में ये जो धंधे पैसे का बोलबाला चल रहा है वो कम होने की उम्मीद है। जगदीप जी, जो है इस वक्त ये चर्चाएं चल रही हैं कि एसबीआई ने जो डेटा दिए हैं, दो जो है पार्ट्स में दिए हैं। तो जब डेटा जो देने वाला है उसका जो है उसमें लिस्ट में नाम आ गया है, जिस पार्टी को मिला है उस पार्टी का नाम आ गया है। अब इसमें रह क्या गया है? इसमें रह ये गया है कि ये जो बॉन्ड है ये कागज है, यानी पर्चा है। उस पे अगर उसका नंबर अगर नहीं पता है तो अगर जी 1 तारीख में 15 लोगों ने 1-1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, 15, और जी वो 15 बॉन्ड 3 राजनीतिक दलों को मिले, तो ये कहना मुश्किल है कि एक सज्जन जिन्होंने 5 बॉन्ड खरीदे हैं उन्होंने उन 5 में से कितने किस दल को दिए। हो सकता है उन्होंने 2 एक दल को दिए हो, 2 एक दूसरे को दिए हो, एक तीसरे को दिया हो। तो वो ब्रेकअप जो है 1-to-1 मैचिंग उसकी नहीं हो पाएगी जब तक वो नंबर नहीं मिलेगा। जी। लेकिन सर, एसबीआई ने पहले कहा कि जो है उनको डेटा जो है मर्ज करने में या फिर जो है लिंक करने में काफी वक्त लग जाएगा, और इसीलिए जो है उन्होंने अपने जो है याचिका में कहा भी कि जो है कुछ समय उनको चाहिए। और अब सब मामला सर उसी चीज पे आ गया है। क्या आपको लगता है कि मामला उसी चीज पे आ गया है, या फिर ये जो मामला बताया जा रहा है ये अलग ही है? देखिए, ये वही सीबीआई है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिसको जब उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि आप ये नंबर मत दीजिए, जो हमने कहा है वो दे दीजिए, उन्होंने कहा वो देने में 3 सप्ताह लगेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उन पे जोर दे के कहा कि उसको कल तक दीजिए, तो उन्होंने वो कल तक दे दिया। तो जैसे वो 3 हफ्ते का काम वो एक 24 घंटे में कर पाए, वो 3.5 महीने का काम भी 2 दिन में करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देगा। जी। जगदीप जी, एक सवाल ये है कि यूनिक कोड को लेकर के जिक्र किया जा रहा है कि हर बॉन्ड पे जो है सबका अलग अलग एक यूनिक कोड होगा, और जिसको लेकर के जिक्र भी किया जा रहा है। मतलब अगर ये यूनिक कोड अगर मिल जाता है तो इससे क्या क्या चीजें जो है पता चल पाएंगी? देखिए, पहली इतना बात तो खास है, क्या? पहली बात तो यह यूनिक कोड होगा नहीं, यूनिक कोड है। हम्म। ये तो पहले साबित हो चुका है कि हर जी बॉन्ड पे एक नंबर है जिसको आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, उसको आप अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखते हैं तभी दिखता है। जी वो हर बॉन्ड पे है। तो अगर किसी बॉन्ड पे लिखा है इसका नंबर है ए 241, जी। तो जब ये पता लगेगा कि बॉन्ड नंबर 241 किस पार्टी के खाते में जमा हुआ है, तो ये हम्म। पता लग जाएगा कि ये वाला बॉन्ड स्पेसिफिक किसने खरीदा और किस पार्टी को मिला। तो वो हर एक बॉन्ड का ये रिश्ता कायम हो जाएगा, और वो सूचना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बहुत ग्रैन्युलर होगी, यानी कि पूरी विस्तार पूर्वक पता लग जाएगा किसने किसको दिया, बिना किसी शंका के। अभी तो शंका है, वो शंका दूर हो जाएगी जब ये नंबर मिलेगा। जी सर, जिस हिसाब से सर जो अभी फिलहाल जो आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों को देखने के बाद सर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि आप तो इसमें जो है मेन रहे हैं इस पूरे पीआईएल के दौरान। क्या कुछ समझ में आ रहा है जितना भी फिलहाल जो आंकड़े डेटा जो आए हैं अभी? क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इसमें जो है चंदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, ये तो पहले से पता था। क्योंकि हर पार्टी को हर साल चुनाव आयोग को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है जिसमें ये सब लिखना पड़ता है। तो एक पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है वो तो पहले से मालूम था। लेकिन अब ये मालूम पड़ रहा है कि किस किसने पार्टियों को चंदा दिया है। और जो एक कंपनी है जो होटल वगैरह चलाती है या लॉटरी का काम करती है,
उन्होंने सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे हैं। ये आपके स्क्रीन पर आया 1368 करोड़। तो 1368 करोड़ की बॉन्ड, अगर ये भी कहें कि इसमें से आधे से ज्यादा यानी कि 686 या 684 करोड़ के बॉन्ड उन्होंने एक पार्टी को दिए हैं और बाकी 684 बाकी 40 पार्टियों को दिए हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि इनको कितना फायदा मिला होगा या कितना इनको कुछ अनड्यू एडवांटेज मिला होगा। तो इससे ये जिस चीज के बारे में शंका थी या ये विवाद था कि शायद ऐसा हो, इससे ये साबित हो गया कि ऐसा वाकई में है। जी, चलिए हमारे साथ प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे आनंद कुमार जी से। आनंद कुमार जी, क्या आप ऑनलाइन हैं क्या सर? देखिए अर्जुन जी, सर आप कैमरे सर आप दिख नहीं रहे हैं सर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन काज को जाता है और प्रशांत भूषण जी को जाता है, प्रोफेसर जगदीप चोगर को। आपने इससे बात करी, आगे इन्हीं से बात करिए। मैं तो एक मतदाता के नाते बहुत खुश हूँ कि हमारे इलेक्शन व्यवस्था में इन कंपनियों ने और इस सरकारी पार्टी ने घूसखोरी का एक इंतजाम कर रखा था, जिसका पर्दाफाश हो गया और हाथी के पांव में सबका पांव। मुझे इनसे 1% भी कुछ ज्यादा नहीं मालूम है और मैं चाहता हूँ कि और जगदीप चोकर जी से आप बात समझिए, अपने श्रोताओं को समझाइए और खाली आज नहीं, रोज इस सच का पर्दाफाश करिए। भारत का जनतंत्र खतरे में है, धनतंत्र ने कब्जा कर लिया है, काले धन ने कब्जा कर लिया है और ये जो 4 तो चेहरा नया लाने का वादा करते थे, सब पंचर हो गया है। ठीक है, अब मुझे एक दूसरी मीटिंग में जाना है, तभी माफी मांगूंगा और भाई साहब को फिर से सलाम। चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय दिया सर। ठीक है जगदीप जी, अब सवाल ऐसे हालात में ये है कि अब तो जो है एसबीआई ने ये डेटा जो है फिलहाल दिया और आज फिर से सुनवाई हुई, जिसके दौरान फिर से 18 तारीख तक का सर समय दिया गया है। क्या लग रहा है कि जिस बैंक ने ये कह दिया कि जो है मर्ज करने में टाइम लग रहा है, लगभग 3 महीने का समय मांगा गया, अब लगता है सर कि 18 तारीख से पहले वो पूरा मर्ज करके जो है दोनों डेटाओं को लिंक करके सर इतना संभव हो पाएगा सर इतने कम समय में? 18 तारीख तक का समय मर्ज करने के लिए नहीं दिया है। 18 तारीख को इस बात पे सुनवाई होगी कि वो नंबर देंगे कि नहीं देंगे और देंगे तो कब तक देंगे। उन्होंने उस काम के लिए, जैसा मैंने कहा, 3.5 महीने का समय मांगा था, वो उस दिन उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया और जो सूचना कल लोग ये सबके सामने आई है, वो सूचना देने के लिए भी स्टेट बैंक ने 3 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि ये 3 सप्ताह का काम नहीं है, ये 24 घंटे में हो जाना चाहिए और वो 24 घंटे में हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 3 सप्ताह का काम जो संस्था 24 घंटे में कर सकती है, वो 3.5 महीने वाला काम भी 4 दिन में कर सकती है या 2 दिन में कर सकती है। तो 18 तारीख को सुनवाई होगी और मुझे ये आशा है कि उच्चतम न्यायालय स्टेट बैंक को कहेगा कि ये सूचना आप 2-3 दिन के अंदर दीजिए और वो 2-3 दिन के अंदर देंगे। तो मैं समझता हूँ 20-22 तारीख तक ये सारा का सारा मामला बिल्कुल खुल के सबके सामने आ जाएगा, जब आप ये बता सकेंगे कि 1 करोड़ रुपया इस कंपनी ने इस दल को इस तारीख को दिया। तो उसमें कोई शंका का स्कोप नहीं रह जाएगा, बिल्कुल खुल के, जैसे वो कहावत है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ अभी 4-5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारा मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी सर, अभी फिलहाल खबरें सर ये भी चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जो है कल हो सकता है तारीखों का ऐलान भी हो जाए और जो है आचार संहिता लग जाए। लेकिन सर सवाल ऐसे हालात में ये है कि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो है चुनाव से पहले जो है इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। बहरहाल अभी कुछ लिस्ट आ गए हैं, लेकिन
क्या लगता है कि कल के बाद जो खुलासे होंगे उसका कोई चुनाव पे बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए, ये दूसरा मुद्दा है। हम हम्म। लोगों ने जब ये काम शुरू किया 2017 में बॉन्ड आए थे और जी सर। 2017 के दिसंबर में हमने ये याचिका दायर कर दी थी। जी सर। हमने इस याचिका को किसी चुनाव के चक्कर में नहीं डाला था। हमने इसको लोकतांत्रिक चंदे के बारे में पारदर्शिता लाने के लिए डाला था। और ये याचिका 2017 में डाली, उसके बाद 2019 का भी चुनाव हुआ। उस समय किसी ने इसका नाम तक नहीं लिया। और हमने इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं डाली जिनमें कहा कि इसकी सुनवाई जल्दी कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से सोच के जो भी हुआ, उन्होंने पिछले साल अक्टूबर के आखिर में ये सुनवाई की और 2 नवंबर 2023 को ये फैसला सुरक्षित किया और उसका उन्होंने फैसला 15 फरवरी को दिया। अब क्योंकि फैसला 15 फरवरी को आया है और चुनाव होने वाला है, अब ये सब लोग कह रहे हैं कि इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। अब चुनाव पे क्या असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने ये याचिका चुनाव के लिए नहीं की थी। ये तो इसका फैसला ऐसे समय पर आ गया कि चुनाव सामने है, तो इसका जो असर होगा वो देखेंगे क्या होगा। लेकिन इससे राजनीतिक चंदे के मामले में पारदर्शिता तो जरूर आएगी। वो हमारा काम था और वही हमारा काम है। जी सर। जी सर, बखूबी सर आपने जो है काफ़ी लंबी लड़ाई भी लड़ी और कहीं न कहीं इस तह तक सर आप पहुँचे हैं। यकीनन सर जो है काफ़ी लोगों को इस बात की खुशी भी है कि जो है जो भी कुछ है पारदर्शिता आनी ज़रूरी है। लेकिन सर सवाल ये है कि करीब 700 से ज़्यादा पेजों का ये जो पूरा जो है डेटा जो आया है फ़िलहाल, इन सब डेटाओं के बीच में जो है सर देखा ये जा रहा है कि काफ़ी कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो हमारे देश की नहीं हैं। उन लोगों ने भी जो है इसमें चंदा दिया है। सर इस बात को लेकर के आप कैसे देख पाते हैं? क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। विदेशों की कंपनियों का, और जहां तक मुझे पता है, इस चीजों को हमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और ऐसा कोई काम भविष्य में ना हो उसको हमें सुनिश्चित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। जी सर। फिलहाल सर एक आखिरी सवाल है मेरा, ये पूरा डेटा आने के बाद सर आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो है लोकतांत्रिक देश के अंदर में क्या कुछ मतलब समझने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है? इतना बड़ा लंबा एक डेटा और जिसमें चुनावी देखिए, चंदे को लेकर। इससे ये समझ में आता है कि देश की राजनीति पर पैसे का और मोटे पैसे का कितना असर है। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि अगर देश में राजनीति और राजनीति के द्वारा देश में लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो पैसे वालों के हाथ में चली जाएगी या उनके नियंत्रण में आ जाएगी, तो फिर ये लोकतंत्र नहीं होगा, क्योंकि उसमें गरीब आदमी की वोट का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये लोकतंत्र के लिए पैसे क्या प्रभुत्व होना बहुत गलत बात है और उसको हमें रोकना पड़ेगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जगदीप जी, आपने अपना बेशकीमती समय निकाल कर के जो है सर आपने हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। इसके फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, न्यूज़ धन्यवाद।